हाय फ्रेंड्स, ईटीयू बेसिक आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप जान रहे हैं कि सीटेट पेपर 1 का हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ताकि आने वाले सीटेट पेपर 1 में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं, जो पेडागोजी क्वेश्चन हैं, जो सॉल्यूशन पार्ट के क्वेश्चन हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सके और आप पूरा में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, वो भी करेक्ट आंसर के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है सीटेट पेपर 1 का जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसका जो मैथमेटिक्स का पेडागोजी पार्ट का क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें सॉल्यूशन किया हुआ, और 15 क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए, हम प्रीवियस ईयर के जो सीपीटी एग्जाम हुआ था उसके अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर थे, उसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन मिल सके और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके, उन क्वेश्चन को समझ सके। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है हमारे चैनल के माध्यम से, जो कि आने वाले सीटेट पेपर 1 में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत आसानी से आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लीस्ट एप्रोप्रिएट अबाउट द यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स इन अ मैथमेटिक्स क्लासरूम। गणित कक्षा में अनुमान के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? कम, ठीक है, लीस्ट एप्रोप्रिएट है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सबसे कम जो उपयुक्त है उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है ह्यूरिस्टिक मतलब होता है अनुमान विधि या खोज विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब होता है? अनुमान इसमें दिया हुआ है, इसको खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, देखिए ऑप्शन में, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्टडी ऑफ मीन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसे समस्या समाधान के साधनों एवं विधियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज रूल्स ऑफ थंब, इसे सामान्य नियम के रूप में देखा जा सकता है। इट रिफर्स टू एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों को संदर्भित करता है। फोर्थ ऑप्शन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स नॉवेल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसका प्रयोग जटिल नवीन समस्याओं में नहीं किया जा सकता। तो ये 4 ऑप्शंस जो दिए हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में से जो सबसे कम उपयुक्त है, तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है, खोज विधि है, वो जटिल नवीन समस्याओं को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। कॉम्प्लेक्स जो नॉवेल है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें कैन नॉट दिया है, नहीं कर सकते, है ना, नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो जटिल समस्याओं को हल करने के लिए, उसके प्रयोग के लिए अनुमान विधि या खोज विधि का उपयोग किया जाता है, ये तो सही होगा। तो ये सबसे कम उपयुक्त 4th ऑप्शन होगा। अब ऊपर देखेंगे, समस्या समाधान के साधनों एवं विधियों के अध्ययन के रूप में समझा जाता है। यस, समस्या समाधान के साधनों एवं विधियों को खोज विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा समझा जा सकता है। सामान्य नियम के रूप में देखा जा सकता है कि सबसे पहले अनुमान गेस किया जाता है, और गेस करने के बाद उसको सही तरीके से हम चेक करने के लिए एग्जैक्ट आंसर देखते हैं, है ना। तो हम उन दोनों में कंपेयर करके सामान्य नियम हम पहले से गेस करके कर सकते हैं, है ना। रिफर टू एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम्स, एक्सपीरियंस बेस्ड, अनुभव आधारित तकनीकों। अगर आपके पास अनुभव आधारित तकनीक है, तो उसके आधार से आप ह्यूरिस्टिक विधि का यूज करके आप किसी भी समस्या को समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। While teaching shapes, a teacher brought a model of a city to her class that was made of geometric shapes. She wanted her students to, ठीक है, आकृतियां पढ़ाते समय एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर का मॉडल लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से बना था। वह चाहती थी कि उसके छात्र ऐसा करें। क्या करें? 4 ऑप्शन दिए, हैव सम लीजर टाइम
व्हाइल आइडेंटिफाइंग ज्योमेट्रिक शेप्स इन द मॉडल। ये लीजर टाइम वाला क्वेश्चन आंसर बहुत आता है, जिसमें फुर्सत का समय है ना, लीजर टाइम मतलब होता है फुर्सत का समय है ना, मॉडल में ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते समय कुछ फुर्सत के समय ले, है ना। तो ये ऑप्शन भर देता है, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना। लिंक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू वेरियस अदर डिसिप्लिन्स एंड देयर डेली लाइफ, है ना। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषयों और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें, ठीक है। विभिन्न अवधारणाओं को उसके दैनिक जीवन से जोड़ें, है ना, या और विभिन्न अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषयों और उसके दैनिक जीवन से जोड़ें, है ना। गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न विषयों के साथ साथ उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, है ना। तो जो कॉन्क्रीट यहाँ एक मॉडल लेके आया है ना, शेप्स का मॉडल टीचर लाई है, तो एक कॉन्क्रीट एक एग्जांपल हो गया, है ना, जो कि डेली लाइफ से। मॉडल किस चीज का है ना, टीचिंग से मॉडल ऑफ अ सिटी टू हर क्लास, सिटी का एक मॉडल लेके आए। तो सिटी का मॉडल क्या होगा, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल होगा जो डेली लाइफ से सिटी से डेली लाइफ में जो सिटी है उससे जोड़ने के लिए, है ना। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को वेरियस अदर डिसिप्लिन एंड देयर डेली लाइफ से जोड़ने के लिए, है ना। मेक मोर सच मॉडल्स दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन ए मैथ एग्जीबिशन, है ना। ऐसे और मॉडल बनाए जिन्हें गणित प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया जा सके। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मॉडल्स इन मैथमेटिक्स, गणित में मॉडलों की भूमिका को समझे, है ना। तो ये भी कुछ हद तक है ठीक, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो सबसे उपयुक्त है आंसर वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ये डेली लाइफ से जोड़ता है ना। सिटी का अगर मॉडल लेके आता है, कॉन्क्रीट एग्जांपल लेके आता है बच्चों के सामने, तो वो बच्चों को उसके डेली लाइफ से जोड़ के दिखाता है ना, डेली लाइफ से जोड़ता है और बच्चे उसको समझते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is one of the main goals of mathematics education according to National Curriculum Framework 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से कौन सा एक है ना। तो डेवलपिंग न्यूमेरिसी स्किल्स इन लर्नर्स, creating employable adults for the country, asking every child to solve textbook problems in a mathematics classroom, mathematization of child's thought processes, है ना। शिक्षार्थियों में संख्यात्मक कौशल विकसित करना, देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करना, प्रत्येक बच्चों से गणित की कक्षा में पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को हल करने के लिए कहना, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण, बच्चे के जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार प्रक्रिया है, उसको मैथमेटाइजेशन करना, गणितीय रूप देना, गणित के प्रोसेस को समझना, गणित की अवधारणाओं को समझना। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में दिया गया है। बच्चों की अवधारणाएं हैं जो अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसको मैथमेटाइजेशन करना, उसके थॉट प्रोसेस को मैथमेटिकल प्रोसेस में ढालना, ये हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। Which of the following is most appropriate for Miss Somi, a mathematics teacher, to include in her classroom discussion for enhancing critical thinking skills among the learners? गणित की शिक्षिका सुश्री सोमी के लिए शिक्षार्थियों के बीच आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए अपनी कक्षा चर्चा में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा डिस्कशन, क्लासरूम डिस्कशन सबसे उपयुक्त होगा, है ना। टीचर कौन है, मिस सोमी के द्वारा जो किया गया है ना। आलोचनात्मक सोच कौशल, क्रिटिकल
थिंकिंग स्किल को बोलते हैं, आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए कक्षा चर्चा में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त है ना? लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 25 टू 30, 25 एंड 30, ठीक है, 25 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। कंप्यूट 37 प्लस 25, 37 प्लस 25 की गणना करें। ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल विच एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले सभी संभावित आयत बनाएं। ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ ईच साइड एज 6 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना? तो इसमें सुश्री सोमी द्वारा जो डिस्कशन किया जा सकता है, जो सबसे बेस्ट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल चेक करें। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल चेक करने के लिए क्या होगा, बच्चे उसमें विश्लेषण करें, है ना, सोचे और उसके आंसर बताए, ठीक है। तो ऐसे कौन से आंसर हो सकते हैं, जैसे 25 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, दीज आर एग्जैक्ट नंबर, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर होते हैं, वो उतना ही रहेगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, अभाज्य संख्या सीधा छांट के वो लिख सकते हैं। 37 प्लस 21 अगर हम ऐड करें तो वो भी नंबर एग्जैक्ट नंबर है, उसको भी। लेकिन अगर ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल विथ एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल, है ना, तो एक बच्चे रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो चेंज हो सकता है, 6 into 3 हो सकता है ना, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 9 into 3 हो, 9 into 2 हो सकता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 into 9 हो सकता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3 into 6 हो सकता है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो नंबर है ना। और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि लेंथ एंड ब्रेड्थ को ऐसे करके वो बच्चे में एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने के लिए इसकी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसको टीचर ने नहीं बताया, उनको बोला कि एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो ऑल पॉसिबल जो रेक्टेंगल है वो आप ड्रॉ करो, है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभावित आयत बनाएं। तो बच्चे सोचने में उसको विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे कि कितना उसका लेंथ होगा, कितना उसका ब्रेड्थ होगा, अलग अलग जो बच्चे सभी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है उनका, तो वो अलग अलग लेंथ एंड ब्रेड्थ के रेक्टेंगल बना सकते हैं, और एक ही बच्चा कई प्रकार के रेक्टेंगल भी बना सकता है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये ओपन एंडेड टाइप का एक क्वेश्चन हो जाएगा जिससे बच्चा विश्लेषण करेगा और अपने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप कर सकता है। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ अ वर्ड प्रॉब्लम इज गिवन टू प्राइमरी ग्रेड लर्नर, most of them would say, if you tell me what operation is required in the question, then I can solve it। ठीक है, यह पाया गया है कि यदि प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थियों को कोई शब्द समस्या दी जाए तो उनमें से अधिकांश कहेंगे, यदि आप मुझे बताएं कि प्रश्न किस ऑपरेशन की आवश्यकता है तो मैं इसे हल कर सकता हूं। प्रश्न में किस ऑपरेशन की आवश्यकता है, अगर वो बताएं कि एडिशन का है तो एडिशन कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड डिवीजन है तो डिवाइड कर सकता हूँ, और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ करके प्राइमरी चिल्ड्रन बोलते हैं, है ना। सो कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चिल्ड्रन फाइंड द मैथमेटिकल लैंग्वेज टू बी टू टेक्निकल एंड नॉट रेनफोर्समेंट थ्रू देयर एवरीडे लैंग्वेज, है ना। फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की गणितीय भाषा बहुत अधिक तकनीकी लगती है और यह उनकी रोजमर्रा की भाषा के बावजूद सुदृढ़ नहीं होती है, ठीक है। सेकंड आंसर होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स आर जनरली टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड बाय प्राइमरी ग्रेड लर्नर्स, ठीक है। हिंदी में प्राथमिक कक्षा के शिक्षार्थियों द्वारा शब्द
संबंधी समस्याओं को हल करना आमतौर पर बहुत कठिन होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। चिल्ड्रन यूजुअली मेक एक्सक्यूजेस टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। बच्चे आमतौर पर शब्द संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बहाने बनाते हैं। ठीक है, ओनली दोज चिल्ड्रन who are weak in English language face this type of issues in word problems। केवल वे बच्चे जो अंग्रेजी भाषा में कमजोर हैं उन्हें शब्द समस्याओं में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि बच्चे के जो रियल लाइफ है उसमें गणितीय जो संक्रियाएं हैं, गणितीय जो उसमें भाषाएं हैं, गणितीय भाषा जो रोजमर्रा की भाषा है और गणितीय भाषा, वो दोनों बच्चों के उपयोग में नहीं होता है ना, बच्चों के उपयोग में नहीं होता है। तो बच्चों को लगता है कि ये टेक्निकल लैंग्वेज है ना, तकनीकी लगती, गणितीय जो भाषा है बहुत अधिक तकनीकी लगती, जिससे बच्चा उसमें सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, बच्चा उसमें सुदृढ़ नहीं हो पाता है। इस कारण से उसे जो कौन सी संक्रिया है उसमें, ये प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए, तो कौन सी संक्रिया है उसमें बच्चे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन ये ज्यादा उपयुक्त नहीं है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21, a primary grade student solves the question on subtraction in the following way: 101 minus 97 is equal to 96। और 101 को ऐसे कर दिया, 97 उसके नीचे, उसको माइनस करके 96 लिखा हुआ। Which of the following is most appropriate for the given situation, है ना। प्राथमिक कक्षा की एक छात्र घटाव के प्रश्न को इस प्रकार हल करता है, 101 में 97 घटाता है 96 लाता है, या फिर उसी को ऊपर नीचे लिख के वही 97 घटा देता है 101 में 96 लाता है। दी गई स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो हम घटाने की प्रक्रिया को देख के जो आंसर बच्चे ने लिखा है उसको देखते हैं, और जो ऑप्शन लिखा है 4 ऑप्शन उसको पढ़ के देखते हैं कौन सा उपयुक्त ऑप्शन है, हम चेक करेंगे। The child has a conceptual understanding of subtraction but has made a careless error, है ना। बच्चे को घटाव की वैचारिक समझ है लेकिन उसने लापरवाही से गलती कर दी है ना। ठीक है, तो हम ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा, लापरवाही से बच्चे ने गलती कर दी है। ठीक है, सॉल्विंग सिमिलर क्वेश्चंस वुड डेफिनेटली लीड द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर। समान प्रश्नों को हल करने से बच्चा निश्चित रूप से सही उत्तर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। The teacher should write the correct algorithm on blackboard to solve the problem and the child should copy it, है ना। शिक्षक को समस्या को हल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर सही एल्गोरिथम लिखना चाहिए और बच्चे को उसकी नकल करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते लास्ट ऑप्शन। The child has incorrectly used the rule of subtracting the smaller digit from the bigger digit। बच्चे ने बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाने के नियम का गलत उपयोग किया है। तो बच्चे ने जो यहां से घटाया है 101 है ना, में 7 नहीं घटा के 7 में 1 घटा दिया और 6 लिख दिया। अब 0 में 9 नहीं घटे करके सीधा 9 लिख दिया, है ना। तो बच्चे बड़े अंक में स्मॉलर डिजिट, है ना, बिगर डिजिट में स्मॉलर डिजिट घटाने के तरीके का उपयोग करके गलत घटा दिया, गलत प्रयोग किया है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चौथा जो ऑप्शन होगा वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Child in a primary mathematics class says that I have 3 pencils, I have 5 colored pens, I have 1 sister। The child is referring to। प्राथमिक गणित कक्षा में बच्चा कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल हैं, मेरे पास 5 रंगीन पेन हैं, मेरी एक बहन है। बच्चे का जिक्र है, क्या जिक्र है बच्चे का? ऑप्शन में हम देखेंगे न्यूमेरल्स अंक, कार्डिनल नंबर्स गणन संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स क्रमवाचक संख्याएं,
नॉमिनल नंबर्स, नामवाचक नाम मात्र संख्या, है ना। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि बच्चा क्या कह रहा है, मेरे पास 3 पेंसिल है, बच्चा बोल रहा है आई हैव 3 पेंसिल्स, है ना, 3 पेंसिल्स। ठीक है, आई हैव 5 कलर्ड पेन्स, मेरे पास 5 रंगीन पेन हैं, मेरी एक बहन है, आई हैव 1 सिस्टर। सो ये काउंटिंग पर हम काउंट करके बोलते 1 2 3 4 5 देयर आर 5 फिंगर्स, है ना, 5 पेन्स। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, तो हम काउंट करके ही बोलते हैं, तो वहां पर गणन संख्याएं हमको सीधी सीधी दिखाई दे रही है। ठीक है, कॉर्डिनल नंबर्स इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, which of the following describes the correct sequence to be followed in data analysis? डेटा एनालिसिस में निम्नलिखित में कौन सा डेटा विश्लेषण में अपनाए जाने वाले सही अनुक्रम का वर्णन करता है? डेटा एनालिसिस में अपनाए जाने वाले सही अनुक्रम का वर्णन कौन करता है? तो आप देखेंगे इसमें ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग, सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कलेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग एंड कलेक्टिंग, है ना। ठीक है, व्यवस्थित करना, छांटना, संग्रह करना और प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना मतलब प्रस्तुतिकरण करना, ये भी हो सकता है, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, छांटना, व्यवस्थित करना, एकत्र करना, प्रतिनिधित्व करना, प्रस्तुतिकरण करना, संग्रह करना, छांटना, व्यवस्थित करना और प्रतिनिधित्व करना, आयोजन, छटाई और संग्रह का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो लास्ट हमारा जो डेटा एनालिसिस का लास्ट एक्टिविटी होता है प्रेजेंटेशन का होता है ना। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का होता है, तो रिप्रेजेंट करना लास्ट ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 3 में दिया। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा हम कलेक्ट करते हैं। तो वेयर इज डेटा कलेक्शन, 3 ऑप्शन में डेटा कलेक्शन दिया है फर्स्ट। उसके बाद उसको सॉर्टिंग करते हैं, है ना, उसको छांटते हैं। ठीक है, छांटने के बाद उसको व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। सो लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग। ये है डेटा एनालिसिस का सही क्रम। ठीक है, पहले कलेक्टिंग, फिर सॉर्टिंग, उसको छांट के अलग अलग हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं सही वे में, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, which among the following is the most important features of a good mathematics textbook for primary classes? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है गणित की पाठ्य पुस्तक जो प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे अच्छी हो सकती है ना। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट इन ए डिडक्टिव मैनर, है ना, अवधारणाओं को निगमनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट इन एन इंटरैक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल मैनर, अवधारणाओं को संवादात्मक और प्रासंगिक तरीके से प्रस्तुत करना, इंक्लूड्स मोर सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट, अधिक हल किए गए उदाहरण और गतिविधि आधारित मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहले में दिए हैं कि अवधारणाओं को निगमनात्मक तरीके से, किस तरीके से, डिडक्टिव मैनर से उसको बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। तो डिडक्टिव मेथड क्या होता है, बच्चों को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, जिससे बच्चों को फॉर्मूला बता दिया जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला एंड यू हैव टू सॉल्व दिस लाइक दिस, है ना, इस फॉर्मूला को यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो डिडक्टिव मेथड से बच्चा आसानी से नहीं समझता, उसको फॉर्मूला रटना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखिए, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट इन एन इंटरैक्टिव एंड कॉन्टेक्चुअल मैनर, है ना, अवधारणाओं को संवादात्मक और प्रासंगिक तरीके से प्रस्तुत करना, मतलब संवादात्मक या फिर
प्रासंगिक मतलब संदर्भात्मक है ना, संदर्भात्मक, ठीक है, तरीके से प्रेजेंट करना। तो बच्चे को संदर्भ के अनुसार से जो भी अवधारणा है उसको प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को वो जो भी अवधारणा है वो समझ में आने की संभावना रहती है ना, ठीक है। इंक्लूड्स मोर सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट, है ना, जो भी अवधारणा है उसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जांपल दिए हों और उसके एक्टिविटी भी दिए गए हों ताकि बच्चे उस अवधारणा को उस एक्टिविटी के माध्यम से, उस एग्जांपल के माध्यम से आसानी से समझ सके, ठीक है। सो हमारा सी और बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट लग रहा है, जहां पर भी ऑप्शन नंबर 4 में बी एंड सी दिया हुआ है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए, ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, एक संवादात्मक और इंटरेक्टिव होना चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक की इंटरेक्टिव होना चाहिए, बच्चे के से संवाद करना चाहिए, बच्चे से संवाद करना चाहिए मतलब बच्चे के लिए संवाद करने योग्य, मतलब बच्चे उसे समझें, उससे सीखें, तो वो संवादात्मक, संदर्भात्मक मतलब उस बुक में उसके रियल लाइफ बेस्ड कुछ भी उसका संदर्भ होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल होना चाहिए जिससे बच्चा उसको समझ सके, उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल हो और उस अवधारणा से रिलेटेड एक्टिविटी भी हो जिससे बच्चा उस अवधारणा को सही तरीके से सीख सके, सही तरीके से समझ सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 25, according to the national education policy NEP 2020, which of the following is an urgent and necessary prerequisite to learning, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक जरूरी और आवश्यक शर्त है ना, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल हेल्थ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, डेवलपिंग काउंटिंग स्किल्स, ठीक, गिनती कौशल का विकास करना, एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल हेल्थ मतलब खेल और शारीरिक स्वास्थ्य। सो आपने एफएलएम के बारे में सुना होगा, एफएलएम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये है प्राथमिक स्तर में बच्चों के सीखने का मेथड, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी जो लैंग्वेज के लिए बच्चों का एक फाउंडेशनल लिटरेसी बच्चों का एक फाउंडेशन होना चाहिए कि वो इस स्तर पर इतना लिटरेसी उसको मालूम हो। न्यूमरेसी, फाउंडेशनल न्यूमरेसी, है ना, बच्चों को न्यूमरेसी से रिलेटेड कितना ज्ञान होना चाहिए ये एफएलएम बताता है, और एफएलएम जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार दिया गया आवश्यक शर्त है। सो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज करेक्ट ऑप्शन। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, है ना, ये बच्चे के लिए आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, which of the following is most appropriate for developing children's reasoning and logical thinking abilities in mathematics? गणित में बच्चों की तर्क और तार्किक सोच क्षमताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? यूज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, क्लोज एंडेड मतलब अंतिम प्रश्न का प्रयोग जिसके केवल एक ही आंसर हो, है ना, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, मानक एल्गोरिथम का उपयोग मतलब कलन विधि, मानक कलन विधि मतलब सूत्र विधि, मेमोराइजेशन ऑफ फार्मूला, फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, है ना, सूत्र तथ्य गुणन सारणी को याद करना, ठीक है। यूज ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग, ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग मतलब बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, है ना, आलोचनात्मक थिंकिंग के लिए उसको बच्चों को प्रोग्रेस करना, उसको उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट करना, है ना, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि बच्चा उसमें कई तरह का सोच सके और बहुत सारे उसके आंसर मिल सके, है ना, वेरियस टाइप ऑफ उसको एक्सपीरियंस भी प्राप्त हो। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27,
Following is the conversation between two pre-service teachers regarding their school experience of mathematics. गणित ये अपने स्कूली अनुभव के संबंध में दो पूर्व सेवा शिक्षकों के बीच बातचीत निम्नलिखित है। उत्तर, I was quite good at mathematics at school, but I am frightened of going back to teach it because I think I have forgotten most of what I learned, है ना। ठीक है, ए जो टीचर ए है वो बोलती है या बोलता है, मैं स्कूल में गणित में काफी अच्छा था, लेकिन मैं इसे पढ़ाने के लिए वापस जाने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी सीखा था उसमें से अधिकांश भूल गया हूँ। ठीक है, अब भी टीचर क्या बोलता है, नेक्स्ट टीचर, आई गॉट थ्रू एग्जामिनेशंस बाय सिंपली लर्निंग द रूल्स, फैक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, मैं केवल नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को सीखकर परीक्षाओं में सफल हुआ हूँ। ठीक है, दोनों का एक कन्वर्सेशन होता है, तो दोनों के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है। सो व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द गिवन सिचुएशन, निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे उपयुक्त है ना, जो दी गई स्थिति है उसके अनुसार। बोथ वर केयरलेस टुवर्ड्स मैथमेटिक्स इन देयर चाइल्डहुड, दोनों बचपन में गणित के प्रति लापरवाह थे। बोथ हैव ओवरकम द फियर ऑफ मैथमेटिक्स, दोनों ने गणित के डर पर काबू पा लिया है। बोथ वर encouraged in their childhood to learn by rote without understanding, दोनों बचपन में बिना समझे रटने के लिए प्रोत्साहित किया गया, दोनों को बचपन में बिना समझे रटने के लिए प्रोत्साहित किया गया। A is incapable of becoming a good mathematics teacher, but B is capable as she or he performed well in examination. A एक अच्छा गणित शिक्षक बनने में असमर्थ है, लेकिन बी सक्षम है क्योंकि उसने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है ना। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा आंसर हो सकता है, उसके बचपन में बिना समझे रटने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, इसीलिए वो क्या क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि मैं भूल गया हूँ, है ना, मैं वापस मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाने से डर लगता है क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें मैं भूल गया हूँ। तो भूला उसे ही जाता है जो जिसको रटा जाता है ना। और दूसरा ए बी क्या बोलता है, मैं केवल नियमों, तथ्यों और प्रक्रियाओं को सीखकर परीक्षाओं में पास हूँ, जो नियमों, तथ्यों और प्रक्रिया है उसे ही सीखकर मैं पास हुआ परीक्षा में बोलता है। तो दोनों का तरीका जो है अवधारणाओं को रटने का था, और रट के ही दोनों ने एग्जाम पास किया है। अब वापस जाने में दोनों को डर लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, which of the following is a feature of a child centered mathematics classroom according to national curriculum framework 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गणित कक्षा की विशेषता है। ठीक है, a teacher demonstrates activity on the area of the rectangle while students are silently listening and watching। ठीक है, एक शिक्षक आयत के क्षेत्र पर गतिविधि प्रदर्शित करता है जबकि छात्र चुपचाप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है, a teacher brings in a variety of concrete material and manipulatives in a classroom for students to use them for various exploration in numbers। एक शिक्षक कक्षा में छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस सामग्री और हस्तकौशल सामग्री लाता है ताकि उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए किया जा सके। A teacher reciting multiplication tables in a classroom and students are repeating them in a chorus, है ना। एक शिक्षक कक्षा में गुणन सारणी का पाठ कर रहा है और छात्र उन्हें कोरस में दोहरा रहे हैं। A teacher solves a model problem on the blackboard and the students are solving textbook questions based on it। एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक मॉडल समस्या हल करता है और छात्र उसके आधार पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन। टीचर क्या कर रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड क्लासरूम के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या दिखाता है, क्या बताता है, उसके अनुसार से कौन सी विशेषता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का चाइल्ड सेंटर्ड के लिए। चाइल्ड सेंटर्ड के लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक क्या कर रहा है, विभिन्न प्रकार के ठोस सामग्री जो कंक्रीट जो मटेरियल है वो
लाता है, हस्त कौशल सामग्री मतलब हाथों से बनाए गए बहुत सारे सामग्री लाता है ताकि उनका उपयोग संख्याओं में विभिन्न अन्वेषणों के लिए किया जा सके, है ना। जो क्या बोल रहा है, कॉन्क्रीट मटेरियल एंड मैनिपुलेटिव्स इन क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स, ए वैरायटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल टीचर एक लेके आता है क्लास में और बहुत सारे हाथों से बनाए गए जैसे टीएलएम सामग्री लेके आता है और उनका उपयोग करके बहुत सारे वेरियस एक्सप्लोरेशन इन नंबर और नंबर विभिन्न नंबरों का एक्सप्लोरेशन करता है, अन्वेषण करता है, मतलब नंबर से उसको डिफाइन करता है, है ना, और एक्सप्लेन करता है। सो ये चाइल्ड सेंटर्ड का सही विशेषता हो सकता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। और सेकेंड में तो बोला है डिमॉन्स्ट्रेट एक्टिविटी, है ना, टीचर एक एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और बच्चा सिर्फ सुनता है चुपचाप, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है कि बच्चे टीचर है वो मल्टीप्लिकेशन को रिसाइट करता है टेबल और बच्चे उसको कोरस के रूप में उसको दोहरा रहे हैं, ठीक है। अगला होता है फोर्थ नंबर, टीचर सॉल्व सम मॉडल प्रॉब्लम, एक टीचर मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ब्लैक बोर्ड पर, अब बच्चा उसी को देख के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन को, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर इज टू ऑप्शन, है ना, जिसमें टीचर बहुत सारे वेराइटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल्स लाते हैं, टीएलएम बहुत सारे लेके आते हैं ताकि नंबर फॉर्मेट में बहुत सारे नंबर फॉर्मेट संख्याओं का जो एक्सप्लोरेशन है, संख्याओं को जो समझ है उसको बच्चे को समझा सके, वहां पर दिखा सके, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 मैथमेटिक्स टीचर इज एक्सपेक्टेड टू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक की से अपेक्षा की जाती है ना। फर्स्ट ऑप्शन, चैलेंज द टैलेंटेड व्हाइल इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम, गणित कक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए प्रतिभाशाली को चुनौती दे, सॉल्व ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, रॉन्ग, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करें, है ना, सिर्फ पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं बताता है, नहीं गाइड करता है। इंप्रूव रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन ड्रिल एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चन, छात्रों को अभ्यास और प्रश्नों के अभ्यास में शामिल करके गणित में परिणाम सुधारें, बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस कराएं, आप ड्रिल मेथड से उनको अभ्यास कराएं, है ना, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ठीक है। सो ये भी ऑप्शन बहुत सही नहीं है। इसमें जो दिया गया है चैलेंज द टैलेंटेड, है ना, टैलेंटेड स्टूडेंट को एक चैलेंज प्रोवाइड करे और साथ ही उस चैलेंज के अंतर्गत सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करे, उनको प्रोत्साहित करे, ठीक है। गणित कक्षा में सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, है ना, प्रतिभाशाली को चुनौती दे, प्रतिभाशाली बच्चों को चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन देकर जो क्लास के सभी बच्चे हैं उनको भी किसी न किसी चीज में गणित की कक्षा में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में और धारणा को समझने के लिए उनको पार्टिसिपेट करें और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन देकर उनको भी व्यस्त रखें ताकि दोनों तरह के बच्चे सीखने लगे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Mr. Rana, a primary grade mathematics teacher, asked his students the following question: subtract 5 tens 500. One of the students promptly responded, "The answer is 0." है ना, प्राथमिक कक्षा गणित शिक्षक श्री राणा ने अपने छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछा, 5 दहाई 5 सैकड़ा घटाएं। छात्रों में से एक ने तुरंत जवाब दिया, उत्तर 0 है, शून्य है। Which of the following is most appropriate with respect to the given situation? दी गई स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं। The teacher has wrongly presented the question to the class. शिक्षक ने कक्षा में प्रश्न को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। The teacher should give 10 similar problems to practice till the student solves it correctly. शिक्षक को अभ्यास के लिए 10 समान समस्याएं देनी चाहिए
जब तक कि छात्र इसे सही ढंग से हल न कर ले। The teacher should simplify the problem so that the student can solve it correctly. शिक्षक को समस्या को सरल बनाना चाहिए ताकि छात्र उसे सही ढंग से हल कर सके। फोर्थ ऑप्शन है the teacher should ask the student to explain his or her answer to identify the misconceptions. गलत धारणा को पहचानने के लिए शिक्षक को छात्र से उसका उत्तर समझाने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जो बच्चे ने जवाब दिया था 5 दहाई में 5 सैकड़ा घटाएं, है ना, 500 में 5 टेंस में 500 घटाएं, सबट्रैक्ट करें, तो बच्चे ने 0 आंसर कहा था। तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को क्वेश्चन करे कि आप किस तरीके से कह सकते हैं, आप इसको समझा के बताइए, जिससे शिक्षक को यह पता चल सके कि बच्चे की समझ दहाई 5 दहाई 5 दहाई और 5 सैकड़ा घटाने के लिए क्या समझ है बच्चे के में, क्या सीखा है, तो उसके आधार पे शिक्षक उसकी जो मिसकंसेप्शन है उसको सॉल्व कर सके, उसकी मिसकंसेप्शन को दूर कर सके। तो इस प्रकार से हमारे जो 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी पार्ट मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन पेपर सीटेट पेपर 1 के जो 29 दिसंबर 22 को हुआ था उसके सॉल्यूशन है दोस्तों। इस आधार पे आप क्वेश्चन को रिपीट करें, देखें, है ना, जिससे आपको इसकी अवधारणा समझ आए और आने वाले सीटेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन है अगर इससे रिलेटेड आता है तो बिल्कुल उसका सही आंसर दे पाए। ठीक है दोस्तों चैनल में बहुत सारे वीडियो आएंगे, अभी बहुत सारे आपको हेल्पफुल लगेंगे। सीटेट पेपर 1 के जो लास्ट ईयर के सीबीटी क्वेश्चन थे, उससे पहले के भी क्वेश्चन थे, उसके भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को देखिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे ताकि आपको जल्द तैयारी करने में कोई असावधानी नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।